नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव पर आप लोगों का स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के भौगोलिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे। भौगोलिक परिदृश्य में सबसे पहले आप ये समझ लो, भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य है, इस परिदृश्य में आज का जो टॉपिक हम लोगों ने उठाया है वो है हमारा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय में हमें भारत के बहुत सारी चीजों को जाननी है, जैसे भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत के अन्य नाम क्या है, ये बहुत सारी चीजें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो डीएसएसबी की आने वाली परीक्षा, एसएससी की आने वाली परीक्षा, उत्तर प्रदेश की आने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है, तो आप लगातार वीडियो के लास्ट तक हमसे जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो से आप देखेंगे कि कितने पॉसिबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट हम लोग बच्चों नोट करेंगे, ये सबसे पहली चीज वो है इंडिया के नाम। तो इंडिया के जो अन्य नाम है या अदर्स नाम है, उन नामों की अगर हम चर्चा करें तो इंडिया के कुल कितने नाम है प्राचीन काल से लेकर अब तक, हम अपने देश को किन किन नामों से जानते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने लिख दिया, इंडिया के कई सारे नाम हैं। जैसे ये देखिए, इंडिया को कभी जम्बू द्वीप कहा जाता था, इंडिया को कभी आर्यवर्त कहा जाता था, इंडिया को कभी भारतवर्ष कहा जाता था, इंडिया को फिर उसके बाद हिंदुस्तान कहा जाने लगा, और अभी वर्तमान में इसका जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है इंडिया। तो ये इतने सारे नाम हमारे देश के हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं कि भारत के इतने सारे नाम कैसे पड़े या किन्होंने ये नाम दिया, वहां से एसएससी डीएसएसबी सारे बोर्ड जो है कि पेपर क्वेश्चन में डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आप देखो कि हमारे देश को जम्बू द्वीप क्यों कहा। तो हमारे देश को जो जम्बू द्वीप कहा गया था, वो पहली बार इसको बौद्ध काल के समय, जब बौद्ध काल चल रहा था, तो बौद्ध काल में हम लोगों ने अपने देश का नाम जम्बू द्वीप के रूप में बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। क्योंकि हम लोग इसको जम्बू द्वीप इसलिए कहते थे, इसका बहुत सारे विद्वान ये भी बताते थे कि यहाँ पर जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा मिलते थे। तो जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण, याद रखिएगा, द मोस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लूबेरी ट्रीज, जो ब्लूबेरी के पेड़ होते हैं, ब्लूबेरी के, तो ब्लूबेरी के पेड़ों की अधिकता के कारण हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप रखा गया था। और ये नाम बौद्ध काल में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो अभी एसएससी ने अपनी पेपर में यही क्वेश्चन बनाया था कि भारत का नाम जम्बू द्वीप मुख्य रूप से किस समय प्रसिद्ध हुआ था। तो भारत का जो जम्बू द्वीप नाम था बच्चों, वो बौद्ध काल के समय सबसे ज्यादा जो है कि पॉपुलर हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोगों ने जो अपने देश का जो अगला नाम रखा, वो रखा आर्यावर्त। तो अपने देश का नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा की जाएगी यहाँ पर। जैसे अगर आप अपने इंडिया के मैप को देखें, इंडिया के मैप को अगर आप देखें, तो बच्चों ये इंडिया का मैप आपके सामने दिख रहा है। और इस इंडिया के मैप में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश का नाम आर्यावर्त क्यों है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमें आर्यावर्त क्यों कहा। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा भूभाग दिख रहा है, इस भूभाग को पहले जम्बू द्वीप के रूप में जो है कि प्रसिद्ध रूप से था। और इस जम्बू द्वीप में अगर किसी को प्रवेश करना होता था, तो वो बेसिकली कहाँ से प्रवेश करता था, अगर हम वो देखें तो जैसे क्या होता था कि इस भारत में आज के डेट में कोई अरब सागर से प्रवेश कर सकता है, कोई बंगाल की खाड़ी से कर सकता है,
कोई हिंद महासागर से कर सकता है, हिमालय पार करके भी कोई कर सकता है, और आज के मध्य एशिया की तरफ से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते भी भारत में कोई आ सकता है। तो ये तमाम रास्ते थे उस समय भारत में आज के डेट में प्रवेश करने। लेकिन प्राचीन काल में क्या था कि प्राचीन काल में भारत में प्रवेश करने का जो मार्ग था, केवल एक ही मार्ग था, और वो ये मार्ग। इसी मार्ग से कोई भी व्यक्ति भारत में प्रवेश करता था, क्योंकि भारत में सामुद्रिक मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में होती है। वास्को डी गामा पहला आदमी था जो समुद्र के रास्ते भारत में पहुंचता है। तो उस समय क्या होता था, कोई भी व्यक्ति सामुद्रिक मार्ग से भारत में नहीं घुस पाता था। साथ ही इस हिमालय को भी पार करके इंडिया में आना बहुत ज्यादा दुष्कर था। तो भारत में मैक्सिमम लोग जो एंट्री करते थे वो इधर से होकर आए। ऐसे ही कुछ लोगों की एक प्रजाति थी जिनको आर्य कहा जाता था। तो आर्य ऐसे ही करके क्या करते हैं कि इस एरिया में घुसते हैं, और जब वो इस एरिया में घुसते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जब आर्य यहाँ पर इंडिया में घुसते हैं तो यहाँ पर एक मूल निवासी लोग रहते हैं जिनका नाम होता है द्रविड़। और ये जो द्रविड़ होते हैं बच्चों, ये बेसिकली हिमालय और विंध्य इसी के बीच में उस समय रह रहे होते हैं। तो इधर से क्या करते हैं कि आर्य पहुंचते हैं, और जब आर्य यहाँ पे पहुंचते हैं तो आर्य अपने को श्रेष्ठ कहते हैं कि हम लोग सुपर है, यानी कि श्रेष्ठ। तो हम लोग जब श्रेष्ठ हैं तो ये यानी कि द्रविड़ जो ओरिजिनल इंडियंस थे, ये मूल भारतीय थे, ये इनकी तुलना में घटिया हो गए। तो घटिया हो गए तो ये आगे क्या किए, इनको मारने पीटने लगे, और मार पीट कर ये लोग फिर क्या करते हैं कि द्रविड़ों को स्विच कर देते हैं नीचे की। तो ये सारे द्रविड़ क्या करते हैं बेचारे, इस विंध्याचल माउंटेन को पार करके वो नीचे की तरफ आते हैं, जो आज का हमारा साउथ इंडिया होता है। तो आज भी आप देख लो कि भारत का जो साउथ इंडिया है, वहां पर जो ओरिजिनल स्पीसीज रह रही है वो कहीं ना कहीं द्रविड़ है या असली मूल भारतीय लोग हैं। और ऊपर ये जो नॉर्थ इंडिया हिमालय और विंध्याचल के बीच है, जैसे यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये जो नॉर्थ इंडिया है, इस नॉर्थ इंडिया में द्रविड़ों की बजाय कौन रहने लगे, आर्य। और आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। भारत भारत के मूल निवासी कौन थे, वो साउथ इंडिया में रहने वाले द्रविड़। तो इस तरीके से अब हमारे देश का जो नाम अब पड़ता है वो आर्यावर्त पड़ता है, क्योंकि आर्य यहाँ पर आकर रहना स्टार्ट करते हैं। तो आर्यावर्त हमें क्यों कहा गया, आर्यों के निवास के कारण। तो आर्य जब यहाँ पर आते हैं और आर्य यहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं, तो आर्यों के निवास स्थान के कारण हम अपने देश का नाम रख देते हैं आर्या। यानी कि जम्मू द्वीप अब किस में बदल गया, आर्यावर्त में बदल गया। अब ये आर्य यहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं भारत में, क्योंकि आर्य अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये लोग फिर क्या करते हैं कि इस भारत में ये बड़े बड़े जन बनाते हैं। जन का मतलब बच्चों उस समय होता था साम्राज्य या राज्य। तो ये जन बनाती है, और हर जन का एक मुखिया होता है, और फिर ये जन क्या करते हैं कि राज्य अपना बढ़ाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरे आर्यावर्त में, ये देखिएगा अभी फिर से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसके ऊपर का यही आर्यावर्त है नॉर्थ इंडिया, और साउथ इंडिया वाला जो हिस्सा है द्रविड़ों का हिस्सा है, ये अपना द्रविड़ यहाँ पे रहते हैं। इस आर्यावर्त में बहुत सारे छोटे छोटे जो है कि जन बनने लगे, और ये जन फिर क्या करने लगे, ये आपस में लड़ाई स्टार्ट। और इन्हीं जनों में, इन जनों में एक सबसे फेमस जो जन था जिसको भरत जन कहते थे। ये भरत जन का जो राजा था, जिसका नाम राजा भरत था, उसी के नाम पर उसी के नाम पर क्या होता है कि इसका नाम हमारे लोग अब अपने देश का या आर्यावर्त का नाम चेंज करते हैं, और अब इसका नाम भारत वर्ष है। अभी हम लोगों ने क्या किया कि अपने देश का नाम अब बदल दिया, और अब अपने देश का नाम हमने भारत वर्ष कर दिया। तो अगर वो आपसे पेपर में बच्चों क्वेश्चन पूछे कि इस आर्यावर्त
अब किस वजह से भारतवर्ष कहा जाने लगा, तो आप यहाँ पे समझिएगा कि आर्यावर्त को भारतवर्ष कहने का जो सबसे मूल कारण था, वो राजा भरत, प्रभु राम के भाई नहीं भरत, ये राजा भरत थे। वो भरत जन के बहुत प्रतापी राजा थे। मैं इनके बारे में बताने वाला हूँ। पहले आप ये जान लो कि अगर वो पेपर में आपसे पूछे कि हमारे देश का नाम भारत क्यों रखा गया, तो राजा भरत के नाम पर रखा गया। ये राजा भरत थे कौन? अगर हम इनकी यहाँ पे चर्चा थोड़ा सा करें तो इनके बारे में आप ये समझ लीजिए कि इनके पिता का नाम था दुष्यंत। ये राजा दुष्यंत के लड़के, और इनकी माँ का नाम था रानी शकुंतला। इनकी माँ का नाम शकुंतला और बाप का नाम था दुष्यंत। तो ये थे कौन? ये शकुंतला कौन थी, दुष्यंत कौन था? ये इन सब के बारे में एक बड़ी कहानी लंबी हमारे हिंदू धर्म में चलती है। जैसे आप जान लो कि इस पूरे हिंदू धर्म में दो ऋषि सबसे ज्यादा, मतलब एक तरीके से कह लो कि एक दूसरे के काउंटर रहे, यानी कि एक दूसरे को ये हमेशा नीचे ऊपर करने के चक्कर में लगे रहे। ये जो दो ऋषि थे, उनमें एक का नाम था गुरु वशिष्ठ और एक का नाम था इसमें विश्वामित्र। ये दोनों जो ऋषि मुनि थे, इन्हीं के आपसी टकराव पूरे हमारे हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के इतिहास में प्रसिद्ध है। इनका आपसी टकराव क्या था? इनका टकराव उसको भी 2 मिनट समझ लेते हैं। आप सबसे पहले ये जान लो कि जो गुरु वशिष्ठ थे वो ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण थे तो ये भाई ब्राह्मण थे तो इनका काम ही था ऋषि मुनि वाला, तो ये अपना करते थे। लेकिन विश्वामित्र क्या थे कि ये क्षत्रिय थे। ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और एक राजा थे। ये एक साम्राज्य पे राज करते। तो क्या हुआ कि एक दिन विश्वामित्र शिकार के लिए गए थे जंगल में, युद्ध शिकार के लिए। तो जंगल में ये मतलब टहलते टहलते क्या हुए, थोड़ा सा रास्ता भटक गए। तो इनकी सेना को और इनको क्या किया कि भूख प्यास लगने लगी। तो जब ये भूख प्यास लगने लगी इनको, तो ये जब टहल रहे थे जंगल में, इधर उधर भटक रहे थे, तो ये इन वशिष्ठ के आश्रम तक पहुंच गए। तो देखा कि जंगल में इतना सुंदर आश्रम बना हुआ है, तो ये सोचे कि चलते हैं, जो भी ऋषि मुनि यहाँ होगा उससे भोजन पानी की सुविधा देखेंगे, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये पहुंचते हैं और वशिष्ठ से जो है कि कहते हैं कि हमारी सेना थक चुकी है, इनको भोजन और आराम की जरूरत है, अगर आप उपलब्ध करा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो वशिष्ठ कहते हैं जी बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। और वशिष्ठ ने क्या करते हैं कि वशिष्ठ के आश्रम में इतना स्वादिष्ट भोजन और इतना मतलब आरामदायक सब चीजें इनको मिलती है कि ये शौक रह जाता है व्यक्ति विश्वामित्र कि इतने बड़े घनघोर जंगल में इस आदमी के पास आखिर इतनी सुविधा कहाँ से। तो ये पूछता है, विश्वामित्र जो राजा था उस समय, ये पूछता है कि गुरुजी आपके पास इतनी सारी सुविधाएं, जो आपने हम लोगों को इतना अच्छा भोजन कराया इतने घने जंगल में, ये कैसे करा दिया? तो वशिष्ठ कहते हैं कि भाई देखो मेरे पास एक गाय है और उस गाय का नाम ये बताते हैं कामधेनु। तो कहते हैं कि ये मेरी गाय है और इस गाय की एक खास बात होती है कि ये हर वो चीज उपलब्ध करा देती है जो भोजन के रूप में आपको चाहिए होता है। यानी कि इतना ये खाना आपको दे देगी, दूध दे देगी, जिससे हम हर एक आइटम बना लेंगे, जिससे कि सबका पेट भर जाए, ये कभी किसी को भूखा नहीं रखे। अब विश्वामित्र था तो क्षत्रिय राजा, अब इसके मन में आ गया लालच। इसको लगा कि हम इस वशिष्ठ से गाय ले ले और इसको लेकर अपने राज्य में चले। तो ये क्या करते हैं कि वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुजी आपके किस काम की ये गाय है, ये दीजिए, मैं अपने राज्य में ले जाऊंगा, जिससे मेरा साम्राज्य और मजबूत और बढ़ जाएगा। फिर वशिष्ठ नाराज हो जाते हैं कि यार एक तो मैं तुम्हारी सेवा किया, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम अब गाय पे नजर डाल रहे हो। इस बीच में फिर दोनों में क्या हो जाता है, दोनों में टकराहट हो जाती है। टकराहट होती है, फिर युद्ध होता है दोनों के बीच। और जब युद्ध होता है तो चूंकि वशिष्ठ जो ऋषि थे, ये वैसे तो काफी पावरफुल थे वशिष्ठ, इनके पास चूंकि ऋषि मुनि थे तो दैवी शक्तियां बहुत थी, पर देवताओं का वरदान मिला हुआ था। तो ये अपनी शक्तियों से क्या करते, इस विश्वामित्र को हरा देते, जो कि क्षत्रिय राजा था। अब विश्वामित्र बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अब ये प्रण करते हैं कि जब तक मैं वशिष्ठ को नीचे नहीं कर दूंगा और उससे बड़ा ऋषि नहीं बन जाऊंगा, तब तक मैं अब राजपाट नहीं करूंगा, अब मैं ऋषि ही बनूंगा और तपस्या करता। अब ये व्यक्ति अपना राजपाट सब छोड़कर ये चला गया जंगल में और वहां पे तपस्या
और जब वो यहाँ पे तपस्या स्टार्ट करता है, इतना कठोर तपस्या करने लगता है कि हर कोई डर जाता है कि विश्वामित्र अगर तपस्या में सफल हो गया और अगर इसको कुछ ऐसा वरदान मिल गया तो फिर क्या होगा कि वशिष्ठ क्या पूरा ब्रह्मांड को फिर ये कब्जे में कर लेगा। फिर वहां से सभी देवताओं की एक मीटिंग होती है और देवताओं ने फिर क्या किया, इंद्र को बोला कि भाई इंद्र अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी भी तरीके से इनकी तपस्या। तो इंद्र फिर क्या करते हैं कि इंद्र का एक दरबार लगता है, वहां पे बहुत सारी नाचने वाली लड़कियां होती हैं जिनको वो लोग अप्सरा या नर्तकी जो भी कहते हैं। तो उसी में से इंद्र की जो सबसे खूबसूरत अप्सरा होती है जिसका नाम होता है मेनका। तो मेनका को बोलते हैं कि मेनका तुम जाओ और यहाँ धरती पर भूलोक पर एक आदमी है विश्वामित्र करके वहां तपस्या कर रहा है, तुम उसकी तपस्या भंग करो, नहीं तो वो तो बहुत ज्यादा दिक्कत कर देगा, वो हम लोगों को भी दिक्कत हो जाएगी। फिर मेनका आती है और मेनका विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने की कोशिश करती है और अपने प्रयास में सफल भी होती है। और फिर विश्वामित्र तपस्या वगैरह छोड़ छाड़ कर भोग विलास में लग जाए और उसी भोग विलास का नतीजा होता है शकुंतला के रूप में एक बेटी का पैदा। फिर विश्वामित्र को लगता है कि यार ये तो मुझसे गलती हो गई, क्योंकि जब मेनका ने इस लड़की को पैदा किया शकुंतला को तो इसको छोड़कर वो वापस इंद्रलोक चली गई। अब विश्वामित्र बचे और उसकी ये लड़की बची। अब विश्वामित्र का ईगो अभी भी हट शांत नहीं हुआ था, उसको लगा कि यार मुझसे गलती होगी। तो उसने क्या किया कि लड़की को छोड़ दिया और वापस वो फिर तपस्या की तरफ चले गए। तो इसी लड़की को उठाकर वशिष्ठ अपने आश्रम में लाए और उसी का पालन पोषण किए और फिर वहीं से ये दुष्यंत से मुलाकात हुई और वो लड़का पैदा हुआ, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। विश्वामित्र के बारे में और बता दें कि विश्वामित्र फिर दोबारा तपस्या किया। तो दोबारा तपस्या करने के बाद इससे थोड़ा इस बार इसको ये वरदान मिला कि चलो भाई तुमने इतना किया तो तुमको एक ये मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि अंतिम रूप में इस पूरे धरती लोक पर तुम प्रभु के गुरु के रूप में माने जाओगे। यानी जब भगवान राम आते हैं तो भगवान राम का जब शुरुआत होता है तो उनकी पढ़ाई लिखाई वशिष्ठ के आश्रम में होता है, लेकिन उनको जो युद्ध करने की कला या युद्ध वगैरह की जो चीजें होती हैं तो वो कौन सिखाता है, वो विश्वामित्र सिखाते हैं। तो भगवान राम के जीवन में इन दोनों गुरुओं का रोल है, गुरु वशिष्ठ का और गुरु विश्वामित्र का। जैसे तो आप ये देख लो कि विश्वामित्र को भी कहीं ना कहीं उतना मान सम्मान मिला जितना वशिष्ठ को था। तो वो भी एक तरीके की ये थोड़ी सी हमारी हिंदू धर्म की एक कहानी थी। खैर हम लोग अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक यही था यहाँ पर कि हम लोगों ने अपने देश का नाम भारतवर्ष क्यों रखा, तो ये हम लोगों ने रखा राजा भरत के। अगला जो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं कि हमारे देश का नाम अब हिंदुस्तान क्यों पड़ा, किसने आखिर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हिंदुओं के रहने के कारण इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। तो पहले तो आप ये जान लो अच्छी तरीके से कि हिंदू और हिंदुस्तान का कोई संबंध, कि हम ये कह दें कि हिंदू धर्म वाले यहाँ बहुत रहते हैं, 80-90 करोड़ हिंदू हैं तो इसलिए हम अपने देश को हिंदुस्तान कह रहे हैं, इसका दूर दूर तक संबंध नहीं है। हम इस अपने देश का नाम हिंदुस्तान क्यों रखे हुए हैं उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, वो आपको समझा देते हैं। ये है हमारा भारतवर्ष। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि इस भारत में एंट्री करने के लिए इधर से रास्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सागर था, अरब सागर। अभी समुद्र से भारत में कोई नहीं घुस पाता। यहाँ से एंट्री नहीं क्योंकि हिंद महासागर, यहाँ से एंट्री नहीं क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी, तीन तरफ से तो समुद्र है। एक तरफ इधर क्या है कि हिमालय है, तो हिमालय को भी पार करके आप नहीं आ सकते। भारत में एंट्री करने का जो सबसे सही रास्ता या एक कह लीजिए आसान रास्ता उस समय था, ज्ञात रास्ता था, वो यही रास्ता था। पाकिस्तान आज की डेट में जहां पर है उधर से होकर, तो भारत में जब भी कोई प्रवेश करता था वो इसी रास्ते से प्रवेश करता था। जब वो कोई व्यक्ति इधर से प्रवेश करता था तो क्या होता था बच्चों की, यहाँ पर उसके रास्ते में इस चाइना की तरफ से एक नदी निकलकर जम्मू कश्मीर से होते हुए और आज के पूरे पाकिस्तान से बहते हुए वो अरब सागर में गिर जाती। इस नदी का नाम होता था सिंधु नदी। तो ये जो सिंधु नदी थी बच्चों,
ये वो नदी थी जिसको बिना पार किए हुए कोई भी इस भारत में एंट्री नहीं कर सकता। तो याद रखना, चाहे सिकंदर को आना हो, चाहे बाबर को आना हो, या मोहम्मद गोरी गजनी को आना हो, कोई भी अगर भारतवर्ष में एंट्री मारता है तो वो सिंधु नदी को पार करके भी आता है। तो इस भारत में प्रवेश करने वाले लोगों में ईरानी लोगों का भी नाम बहुत फेमस है। ईरानी जिनको हम पारसी भी कहते हैं। तो ये जो पर्शियन थे या जो ईरानी लोग थे, जब ये इंडिया में एंट्री करते हैं तो ये भी इस नदी को पार करते हैं। पार करते समय इन ईरानी पारसियों के साथ एक समस्या होती है कि ये स का जो उच्चारण होता है, जो स होता है, इस स का उच्चारण हम नहीं करते। यानी इनकी वर्णमाला में जहां जहां स शब्द होगा, जैसे मान लो किसी का नाम सोनू है, तो अब उसका नाम सोनू नहीं कहेंगे, वो सोनू नाम को बदल देंगे। सोनू स को क्या कर देंगे, ह, तो अब उसको वो होनू बोलेंगे। ईरानी या पारसी लोग क्या करते हैं कि स को ह बोलने लगते। तो जब वो इधर से आते हैं तो उनको सिंधु नदी पड़ता है, और फिर वो सिंधु नदी को वो लोग हिंदू नदी बोलने लगते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं, हिंदू नदी। फिर ये हिंदू नदी थोड़े दिनों के बाद और टूट टूट कर हिंदू बन जाती है। कौन सा वर्ड यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पर फिर वो हिंदू बन जाता है। तो यानी कुल मिला जुलाकर ईरानी पारसी लोगों ने इस सिंधु नदी का नाम रख दिया हिंदू नदी, और फिर बोला इस हिंदू नदी के तट पर बसे होने के कारण, देख ही रहे हैं ये हिंदू नदी है, और हिंदू नदी के किनारे बसे होने के कारण इस पूरे भूभाग को हम क्या नाम देंगे, हिंदुस्तान। तो बच्चों, अगर आपसे बीएसएसबी पेपर में पूछेगी कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि ये हम लोगों ने सिंधु नदी का नाम बदलकर हिंदू किया और उसी के नाम पर हिंदुस्तान रखा। तो ये काम किसने किया, ये काम किया बच्चों, ये काम किया ईरानियों के द्वारा। तो हिंदू नदी के बदलने के कारण, तो ये काम आप यहां पे लिख लीजिएगा, ईरानी या पारसियों के द्वारा। कभी भी अगर वो आपसे इस बार पेपर में पूछें कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान क्यों रखा गया, तो आपको ये बता देना है। अब आते हैं इंडिया के सबसे लोकप्रिय नाम पर, जिस नाम से पूरी दुनिया हमें जानती है, यानी कि इंडिया। इंडिया का भी एक बड़ा इतिहास है। अभी कुछ दिन पहले भारत में ये विवाद चल रहा था कि हमें अपने देश का नाम बदल देना चाहिए, इंडिया से भारत रख देना चाहिए। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लोगों को लगता भी है कि हम इंडिया से भारत रख दें, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो व्याख्या मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगा। जहां तक मुझे लगता है कि इंडिया नाम हमारे लिए ठीक है और भारत भी नाम ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान जो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत इंडिया होगा या इंडिया भारत होगा। तो आर्टिकल 1 में ही ये साफ साफ हमारे संविधान के निर्माताओं ने लिख दिया था कि हमारे देश के ये दोनों नाम होंगे। तो इस पे विवाद हमको करना ही नहीं है, हमारे देश का दोनों नाम है। और जनरली ये ट्रेडिशन रहा है कि जहां हिंदी में हमको अपने देश का नाम लिखना होता है तो हम भारत लिख देते हैं, और जहां अंग्रेजी में लिखना होता है वो इंडिया लिख देते हैं। ये अब तक चल रहा है। तो पहले हम यहाँ पे ये चर्चा करेंगे बच्चों कि हमारे देश का नाम ये भारत आखिर सॉरी इंडिया आखिर पड़ा कैसे। तो ये भी सेम वही कहानी थी। जब भी कोई भारत में आता था तो उसको रास्ते में एक नदी मिलती थी, इस नदी का नाम होता था सिंधु नदी। और इस नदी यहाँ पे देखिएगा, ये जो नदी है, इस नदी को जब भी कोई पार करता था तभी वो भारत में प्रवेश करता। तो अभी कुछ नेता लोग भी ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान को सबसे पहली बार इंडिया अंग्रेजों ने कहा था। तो पहले आप ये जान लो कि इंडिया हमें पहली बार किसने नाम दिया था। ग्रीक रोमन जो थे बच्चों, ग्रीक रोमन, या इसको हम यूनानी रोमन भी कह सकते हैं। तो जो ये यूनानी रोमन लोग थे, यानी कि सिकंदर द ग्रेट, ये जो सिकंदर था और इसकी जब सेना भारत में पहुंचती है तो ये लोग भी क्या करते हैं कि इसी रास्ते से भारत में आते हैं, यानी कि सिंधु को पार। और सिकंदर की जो सेना होती है वो क्या करती है कि इस नदी को, ये जो सिंधु नदी हमको दिख रही है, इस नदी को वो लोग इंडस बोलना स्टार्ट। तो इस नदी का नाम उन लोगों ने रख दिया इंडस।
इसका रीजन वो कैसे रखते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए इसका रीजन वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ये नाम था सिंधु। सिंधु था, देखिए सिंधु। सिंधु बाद में किसमें ज्यादा पॉपुलर हो गया? हिंदू में। अब हिंदू से फिर वो क्या किए, वो जब हिंदू बोलते हैं उनके में ह नहीं है, यानी एच नहीं है उनकी भाषा में, तो एच यहां से वो क्या किए, गायब कर दिया। अब बचा क्या? इंदु। अब इंदु से फिर उन्होंने एस लगा दिया इसमें, तो इस रिवर का उन्होंने नाम रख दिया इंडुस। इंडुस धीरे धीरे इंडस के रूप में फेमस हो गया। तो ये जो इंडुस था, अभी इस रिवर का नाम इंडस हो गया। तो अभी जो ग्रीक रोमन्स थे, ग्रीक रोमन्स ने इस नदी का नाम क्या रखना स्टार्ट कर दिया? इंडस रखना स्टार्ट कर दिया। और इंडस के नाम पे ये जो पूरा रीजन हमारे सामने दिख रहा है भारतवर्ष का, इसका नाम उन्होंने इंडिया रखा। अब हमारे देश का जो लास्ट नाम है वो भी निकल कर आ गया, और वो नाम क्या है? वो नाम है इंडिया। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे पेपरों में कि भारत को इंडिया किसने कहा पहली बार, तो इनका आंसर होगा ग्रीक रोमन्स। तो ग्रीक रोमन द्वारा हमारे देश को पहली बार जो है कि इंडिया कहा गया। तो फिर से पूरी कहानी आप यहाँ पे समझ लेना। हमारे देश को सबसे पहली बार जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया। बौद्ध काल में नाम बड़ा ही पॉपुलर हुआ, और जामुन के पेड़ों की उपलब्धता के कारण ही हमने अपने देश का नाम जम्बू द्वीप रखा। फिर हमने अपने देश का नाम आर्यावर्त रखा। आर्य जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के मूल निवासी, बच्चों में बात कर चुका हूं मूल निवासियों का, यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ थे। द्रविड़ को नीचे करते हैं और पूरा अपना जगह बनाकर रहने लगते हैं। तो इनके निवास के कारण इस एरिया को आर्यावर्त कहा। इन्हीं आर्यावर्तों में अनेक राजा हुए, उन्हीं में एक राजा भरत हुए। राजा भरत के नाम पर हमने अपने देश का नाम भारतवर्ष कर। फिर जब विदेशी भारत में एंट्री करना स्टार्ट करते हैं तो वो भी हमारे देश को दो नाम देकर जाते हैं। जैसे ईरानी पारसियों ने हमें हिंदुस्तान बोला, और ग्रीक रोमन द्वारा इंडिया का नाम दिया गया। यहाँ पर 2 मिनट का एक और डिस्कशन छोटा सा करते हैं कि बहुत सारे लोग इस समय जिद कर रहे हैं कि हमें अपने देश का नाम बदल देना चाहिए, इंडिया रहे या हमारे देश का नाम भारत रहे। इस पर 1 मिनट का आप डिस्कशन समझिए कि हम अपने देश का नाम इंडिया या भारत क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि पहले, आज से पूरी आजादी से पहले 1947 के पहले हमारे देश को पूरी दुनिया में ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो पूरे दुनिया में ये जो भूभाग, इतना बड़ा ये भूभाग दिख रहा है, इस भूभाग का नाम ब्रिटिश इंडिया हुआ करता। जहां हिंदी यूज होती थी तो वहां के लोग इसको ब्रिटिश भारत बोल देते थे। लेकिन मोस्ट जो पॉपुलर नाम था बच्चों, जिस नाम से पूरी दुनिया इस पूरे रीजन को जानती थी, वो ब्रिटिश भारत हुआ करता था। 1947 में बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद इतना बड़ा जो एरिया है, इसका नाम का एक नया देश बन गया। और इन लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कर लिया कि हम अपने देश का नाम पाकिस्तान रखेंगे। तो अब बचा ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये हमारा बचा हुआ भाग बचा। तो अब इस हिस्से का नाम क्या होगा? जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, ये लोग इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार थे कि ये लोग भी अपने देश का नाम कुछ और रखेंगे, इवन इंडिया नहीं रखेंगे। क्योंकि वो नाम जो पूरी दुनिया जानती है, वो नाम तो कतई ये लोग भी नहीं रखेंगे, ये लोग भी कुछ नया रखेंगे जैसे हम लोगों ने रखा। लेकिन उस समय के हमारे जो नेता लोग थे या जो भी विद्वान लोग थे, वो बड़े दूरदर्शी थे। संविधान बनाते समय उनको ये पता था कि ये जो नाम है, इस नाम, यह नाम एक तरीके से ब्रांड हो चुका है, और इस ब्रांड का फायदा लेना है, हम ही को लेना है। तो हम पूरी दुनिया में अपने को जिस इंडिया के नाम से लोग जानते थे अंग्रेजों के समय से, उसी नाम से हम लोग यहाँ पर वापस गए। इन लोगों ने अपने देश का नाम इंडिया ही रखा, और साथ में अपना नाम भारत भी रख लिया। कहा कि चलो भाई, इससे हमारा इतिहास भी जुड़ जाएगा और इंडिया नाम से हमारा जो ब्रांडिंग है वो भी हो जाएगी।
जैसे ही पाकिस्तान के फाउंडर जिन्ना को ये बात पता चलती है तो जिन्ना बिल्कुल नाराज हो जाता है, क्योंकि जब इंडिया में कोई प्रोग्राम होता है मंत्रिपरिषद वगैरह का, तो उसमें इनविटेशन कार्ड भेजा जाता है जिन्ना को। ये पड़ोसी देश का वो राष्ट्रपति बनता है, तो वो उस समय गवर्नर जनरल पद था, तो उसको भेजा जाता है। तो वो इनविटेशन कर देखता है कि यहाँ तो लिखा है हिंदी में भारत सरकार और इंग्लिश में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो एकदम उसका सर चकरा जाता है, क्योंकि वो सोचता है, वो इस बात के लिए बिल्कुल रेडी था कि ये लोग भी क्या करेंगे, अपने देश का नाम बदल देंगे। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल वैसा नहीं किया। तो जब हम लोग वैसा नहीं किए, तो अब वो पूरे तुरंत माउंटबेटन के पास जाता है, कहता है जी ये लोगों ने तो गलती कर दिया, ये लोग गलत कर रहे हैं, इस नाम का अब कोई देश नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस देश इंडिया से ही टूटकर दो देश बने हैं, तो दोनों का अलग अलग नाम होना चाहिए ना। फिर ये लोग क्यों नाम इसका रख लिए। बाद में विवाद चलता है, माउंटबेटन कहते हैं कि अब तुमसे गलती हो गई, अब ये सब चीजें लेने का कोई मतलब नहीं है, तो आप रहन दो। फिर उसके बाद क्या होता है, पूरी की पूरी कहानी इस तरीके से यहीं पे खत्म होती है, और हम लोगों को नाम इंडिया मिल जाता है। इसको और एक बेसिक एग्जांपल से बच्चों में समझा देता हूं कि इस नाम का हमको कितना बड़ा फायदा है। आप ये देखिए, जैसे कोई मान लो फादर है, जैसे अंबानी को ही ले लेते हैं। अगर अंबानी, एक पिता है धीरू भाई अंबानी, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की रिलायंस नाम से। ये जो रिलायंस नाम से उन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, अब एक तरीके से पूरी दुनिया में ब्रांडिंग हो गई है रिलायंस। अब इनके दो बेटे हैं, अनिल अंबानी है और मुकेश अंबानी है। इन दोनों भाई भाई हैं, तो बंटवारा होगा, तो इन दोनों में बंटवारा हो गया। अब इसमें अनिल अंबानी ने क्या किया कि एक नई कंपनी अपनी स्टार्ट की, मान लो सीडीएमए नाम से। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया सीडीएमए। और दूसरी तरफ जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी ने सेम वही नाम यूज करके अपनी कंपनी का आगे रखा, रिलायंस के नाम से। तो जो रिलायंस अभी एक तरीके से पूरी ब्रांड हो चुकी है पूरी दुनिया में, जिसको लोग जान रहे हैं, सेम उसी नाम से यहाँ पर मुकेश अंबानी जो उनका लड़का था, वो अपनी कंपनी रन करने लगा। दूसरी तरफ दूसरा लड़का ज्यादा होशियार बनता है, वो अपनी कंपनी का नया नाम रखता। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पर बताना होगा कि फायदा इसमें किसको होगा। एक तो जो पॉपुलर हो चुका है, जो नाम पूरी दुनिया में चल रहा है, उसी नाम से वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो लोगों को अभी यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ रिलायंस नाम देखते ही प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रांड हो चुकी है। दूसरी तरफ अनिल अंबानी यहाँ पे गलत डिसीजन ले ली, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है कि सीडीएमए को भी इनको बहुत ज्यादा ब्रांडिंग करनी हो। सेम वही चीज हिंदुस्तान के बंटवारे के समय हुआ था, क्योंकि जिस इंडिया को पूरा दुनिया आजादी के पहले से जानता था, वो नाम ये समझ लो कि सौभाग्य से हमको मिला, यानी कि भारत को मिला। तो भारत ने अपना नाम इंडिया दोनों साथ में रखा कि हमारा नाम भारत भी होगा और इंडिया भी। और ये बेवकूफों ने क्या किया कि अपना नाम पाकिस्तान एक नया रख लिया, जिसको कोई जानता नहीं था। जब ये कहते थे कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो लोग कहते थे हैं ये कौन है, पाकिस्तान कौन है। और जैसे ही भारत का कोई व्यक्ति विदेश में जाता था, वो कहता था आई एम फ्रॉम इंडिया, तो लोगों के दिमाग में ये आ जाता था अच्छा ये ब्रिटिश इंडिया वाला है, अब इंग्लैंड इनको छोड़कर चले गए तो अब ये आजाद हुए हैं। तो एक तरीके से हमारी ब्रांडिंग बड़ी तगड़ी हो गई थी इंडिया के नाम को लेकर। अभी जब 2-3 महीने पहले ये विवाद चल रहा था, तो पाकिस्तान के खुद एक दिग्गज लीडर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर हिंदुस्तान अपना नाम इंडिया छोड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में कई सारे मूर्ख हैं जो इस बात पे जिद कर रहे थे कि नहीं भारत नाम हो जाना चाहिए, हिंदू धर्म के लिए है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर कि कह रहे थे कि भारत नाम रखो, इंडिया नाम हटा दो। और मान लो अगर हम इंडिया नाम हटा देते हैं, तो इस पाकिस्तान के खुद के मंत्री ने ये बोला कि इंडिया नाम फिर हम रखें। तो ये होती है उसके नाम की जो है ब्रांड। यहाँ पे जो अगला कॉन्सेप्ट बच्चों हम यहाँ पे समझेंगे, इतना सारे डिस्कशन के बाद अगली चीज जो हम समझने वाले हैं, भारत की भारत की स्थिति
चेक करते हैं। स्थिति क्या, इसको कह लो अवस्थिति कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इंडिया का लोकेशन चेक करते हैं बच्चों। लोकेशन का मतलब होता है ये कि भारत आखिर स्थित कहां पर है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो, या पृथ्वी की हम बात करेंगे तो पृथ्वी पर भारत की अवस्थिति कहां पर है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इस पूरी पृथ्वी पर हम लोगों ने बहुत सारे क्षैतिज रेखाएं खींची हुई। ये रेखा, ये जो क्षैतिज रेखा है बच्चों, यहां पर आपको दिख रही है, इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन या फिर अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के आधार पर आप ये जान लो कि इस पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट दिया जाता है। एक 0 डिग्री के ऊपर है जिसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और एक नीचे की तरफ आता है जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध या फिर सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस गोलार्ध के हिसाब से हमारे भारत का लोकेशन कहां पर है। तो जो हमारा प्यारा भारत है बच्चों, आप याद रखना, ये हमारे इंडिया का लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि भारत का विस्तार या भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, तो हम उत्तरी गोलार्ध में है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस भारत से जितनी भी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी, चाहे उसके उत्तरी बिंदु से चाहे दक्षिणी बिंदु से, सारी की सारी अक्षांश रेखाएं कैसी होंगी, वो उत्तरी होंगी। तो ये नहीं कि उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश, ऐसे नहीं करना है आपको, याद रखना। बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण यहां से जो भी अक्षांश रेखा गुजरेगी, चाहे वो मकर हो, कर्क रेखा हो या फिर कोई भी रेखा हो, वो उत्तरी अक्षांश हो। क्लियर। इसके बाद अब इसी पृथ्वी को एक बार फिर हम खड़ी लाइन के रूप में भी बांट देते हैं दो पार्ट में। ये जो खड़ी लाइन है इसको भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। वो लैटिट्यूड लाइन था, ये लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड लाइन हो गया। लॉन्गिट्यूड लाइन का मतलब होता है बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखा। ये सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि पृथ्वी को एक तो देशांतर रेखा के हिसाब से दो गोलार्ध में बांटते हैं। इसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले गोलार्ध को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतर रेखा के आधार पर हमारे पास दो गोलार्ध हो गए, पश्चिमी और पूर्वी। तथा अगर यहीं पे हम उस वाले डायग्राम को भी मर्ज कर दें अक्षांश वाले को, तो अक्षांश रेखा के हिसाब से इधर उत्तरी गोलार्ध और इधर जो है कि दक्षिणी गोलार्ध। अगर पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध के हिसाब से भी बात हम करें तो इंडिया का जो लोकेशन है बच्चों, वो पूर्वी गोलार्ध में है। तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन डीएसएस भी बनाएगी कि भारत कहां पर स्थित है। तो ये अक्षांश, ये देशांतर, अब पृथ्वी को चार गोलार्धों में बांट दो। ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम गोलार्ध, ये हो गया साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, और ये हो गया साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व गोलार्ध। इन चारों गोलार्धों में जो भारत, ये जो है अक्षांश रेखा है, अक्षांश, और ये वाली जो रेखा है ये है देशांतर। तो इन चारों गोलार्धों में जो हमारा भारत है वो है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो भारत से जो भी देशांतर रेखा गुजरेगी वो सारी पूर्वी होंगी, और जो भी अक्षांश रेखा गुजरेंगी वो सारी उत्तरी होंगी। याद है। तो ये एसएससी ने कई बार अपने पेपरों में डाला है कि भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में है। तो जो भारत की अवस्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, याद है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध।
अब यहीं पर एक चीज और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों कि भारत का क्षेत्रफल, ये जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलो। ये है हमारे इंडिया का क्षेत्रफल। और ये टोटल पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो याद रखना, भारत का ये जो क्षेत्रफल आपके सामने दिख रहा है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। तो पूरी धरती का मात्र 2.4% जो भाग है, वो भाग हमारा भारत का है। यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये मैं अलग से आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, अगर मान लो कोई आपसे पूछ दे कि भाई इंडिया पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल में तो 2.4% का हिस्सा शेयर करता है, लेकिन पॉपुलेशन में वो क्या शेयर है? तो आपको पता है कि आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश जो है कि भारत बन चुका है। तो भारत 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 21 में भी जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा इंडिया टोटल वर्ल्ड का 17.7 यानी कि 17.7%, कितना बच्चों, 17.7% जनसंख्या शेयर करता है। तो पूरे दुनिया की 17.7% आबादी अपने पास है और पूरी दुनिया का क्षेत्रफल का मात्र 2.4% हम लोगों के पास है। यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है। यहां जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्षेत्रफल के अनुसार देश, क्षेत्रफल के अनुसार देश। तो अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देश देखें या एरिया वाइज कंट्रीज को देखें, तो हमारे देश यानी कि भारत की रैंक क्या है, यानी भारत का स्थान कौन सा है, भारत कौन से नंबर पर आता है? तो भारत आता है 7वें नंबर पर। तो अकॉर्डिंग टू एरिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कौन कौन से देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है? तो सिर्फ 6 देश हैं जिनका क्षेत्रफल हमारे भारत से ज्यादा है। वो 6 देश कौन कौन से बच्चों? नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 यूएसए अमेरिका, नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 ब्राजील, नंबर 7 भारत। तो भारत यानी इंडिया जो है वो कौन से नंबर पर आ गया एरिया में? 7वें नंबर पर। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये तो अब तक जितना डेटा बताया ये ट्रेडिशनल डेटा है, एसएससी डीएसएसबी पूछ पूछ कर थक चुके हैं। अब नया टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा? ठीक 8वें नंबर पे कौन सा देश है, ठीक 9वें नंबर पे कौन सा देश है? तो 8वां 9वां मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन तो बहुत बार एसएससी ने पूछा है कि क्षेत्रफल में ठीक भारत से बाद कौन है। तो क्षेत्रफल में ठीक भारत के बाद आपको जो देश मिलेगा उसका नाम है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छोटा है, यानी कि 8वां सबसे बड़ा देश है। और 9वां देश जिसकी मैं बात करने वाला हूं ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा देश और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्रीज उन देशों को बोलते हैं बच्चों, लैंड लॉक्ड कंट्रीज या भू आवेष्टित देश उन देशों को बोलते हैं जिनके चारों तरफ जमीन हो, यानी इनका कोई भी हिस्सा समुद्र से न लगता हो। तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिन जो भू आवेष्टित देश हैं, लैंड लॉक्ड हैं, उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार
सबसे बड़ा जो है उसका नाम है कजाकिस्तान, याद रखिएगा। और ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ पर एक चीज और समझते हैं इंडिया के बारे में। नेक्स्ट चीज, भारत की जो स्थिति अगर हम देखें तो महाद्वीप वाइज, यानी भारत किस महाद्वीप में आता है बच्चों, तो भारत महाद्वीप उसका एशिया है। और एशिया के भी बहुत सारे पोर्शन हैं। जैसे एसएससी ने भी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, यहाँ मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। भारत एशिया के किस हिस्से में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मध्य एशिया में है। ऑप्शन नंबर 2 दे दिया मान लो दक्षिण पूर्व एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में। ऑप्शन नंबर 3 दे दिया दक्षिण एशिया में है, साउथ एशिया में। ऑप्शन नंबर 4 मान लो दे दिया यहाँ पर पूर्वी एशिया में। तो अब आप बताओ कि इंडिया का लोकेशन कहां पर है बच्चों? आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, लेकिन एशिया के किस वाले पोर्शन में स्थित है? तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें, एशिया के मैप में चलते हैं थोड़ा सा, और एशिया के मैप में बच्चों अगर हम एशिया के मैप को बच्चों देखें तो मान लो जैसे अगर ये एशिया का मैप है, तो इस एशिया के मैप के 4 हिस्से हो जाएंगे। ये दक्षिण एशिया, ये पूर्वी एशिया, और ये हो गया उत्तरी एशिया, और ये हो गया पश्चिमी या मध्य एशिया। इधर वाला जो पोर्शन है ये मध्य एशिया कहलाता है, इधर वाला पोर्शन खाड़ी कहलाता है। इधर पूर्वी एशिया में जापान वगैरह आ जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में बच्चों पूरे के पूरे आसियान आते हैं। जो आसियान देश होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ताइवान, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो ये वाला पोर्शन बच रहा है ये है दक्षिण एशिया। तो हमारा भारत जो है वो कहाँ पर लोकेट करता है बच्चों? तो हमारा भारत लोकेट करता है दक्षिण एशिया। एक चीज और याद रखना, इस दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं। 8 देशों का जो ग्रुप है उन्हीं को हम दक्षिण एशिया में शामिल करते हैं। 8 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। इन 8 देशों को मिलाकर हम साउथ एशिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, इन लोगों ने एक अपना संगठन भी बनाया हुआ है जिसको क्या नाम दिया गया है? सार्क। तो ये अलग से है। आगे हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट इंडिया के, कि इंडिया के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका शेप क्या है। इंडिया का जो भौगोलिक मैप है उसका शेप क्या है? तो इंडिया का भौगोलिक आकार, भौगोलिक आकार, तो सबसे पहले आप जान लो कि इंडिया का जो भौगोलिक आकार होता है वो चतुष्कोणीय होता है। चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय का मतलब होता है बच्चों इस टाइप का शेप। ये तो भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो आपको ऐसे ही भारत का मैप दिखेगा, इस टाइप से भारत का मैप आपको दिखेगा। तो ये है इंडिया का मैप, जो किस टाइप का है? ये है क्वाड्रिलैटरल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है चतुष्कोणीय। कभी भी आपसे अगर पेपर में पूछे कि इंडिया का मैप कैसा है, तो इंडिया का मैप है चतुष्कोणीय। अब यहीं पर हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे कि इंडिया के जो ये सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, चाहे नॉर्थ नॉर्थ में, साउथ में, चाहे ईस्ट में या फिर वेस्ट में, ये आखिर कौन कौन से हैं और ये कहां पर लोकेट करते हैं, इनका टोटल डिस्टेंस क्या है, ये सारा हम लोग इस डायग्राम में कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि ये हमारा जो इंडिया का एक क्वाड्रिलैटरल शेप है, इस शेप में सबसे पहले ये जो पॉइंट है बच्चों, ये हमारा साउथ पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये हमारा नॉर्थ पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये है वेस्ट यानी पश्चिम, और ये जो है वो है ईस्ट। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का ये जो लेंथ है ये है 3214 किलोमीटर।
कभी भी पेपर में आपसे वो पूछेंगे कि भारत के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु के बीच का जो लेंथ है वो कितना है, तो 3214 है। इसके बाद ईस्ट से लेकर वेस्ट के बीच जो लेंथ है वो है बच्चों 2933 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच 2933 और सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच जो है कि 3214। अब अगर हम देखें कि भारत का सबसे पूरब में कौन सा एरिया है, तो यहां पर जो एरिया आता है उसका नाम होता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा राज्य है जो बिल्कुल पूरब में है? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल दक्षिण में कौन सा राज्य है? बिल्कुल दक्षिण में जो राज्य है उसका नाम है बच्चों तमिलनाडु। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है क्योंकि लोगों को लगता है कि केरला हमारा सबसे साउथ में है, लेकिन केरला नहीं है। केरला के पड़ोस में है तमिलनाडु, वो ज्यादा साउथ में है। तीसरी बिंदु की अगर हम बात करें जो पश्चिम में है, तो यहाँ पर जो राज्य आता है उसका नाम होता है गुजरात। तो गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य हो जाता है। इसके अलावा अगर हम सबसे उत्तर की बात करें, तो उत्तर में अगर देखें तो लद्दाख है। क्योंकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमको याद रखना है। अगर यही पे क्वेश्चन थोड़ा सा वो बदल दे, जो मैं यहाँ पूछा रहा हूँ उत्तर के लिए, वैसे तो सबसे उत्तर में लद्दाख है, लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अगर यहाँ पे वो क्वेश्चन बदल दे कि उत्तर में राज्य बताइए लद्दाख को छोड़कर, तो उसका नाम आपको बताना है हिमाचल प्रदेश। याद रखना बच्चों। इन चारों पॉइंट्स में अगर हम पर्टिकुलर जगह का नाम देखें, जैसे अरुणाचल प्रदेश में ये आखिर बिंदु कौन सा है, यानी ये गांव कौन सा है, तो इस गांव का नाम होता है कीबीथू। जो कीबीथू है बच्चों, ये जो की बी2 है, तो की बी2 इस पर्टिकुलर इंडिया का सबसे पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में आता है। सबसे तमिलनाडु का ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट का नाम होता है कन्याकुमारी। याद रखिएगा, कन्याकुमारी से कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे, ये जो कन्याकुमारी है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे पश्चिम की तरफ जो बिंदु आता है इसका नाम होता है गौर माता। कौन सा ये बिंदु है? ये है गौर माता। गौर माता कहां पर आता है? ये गुजरात के सर क्रीक वाले एरिया में। तो कभी कभी आपको सर क्रीक भी नाम दिख सकता है, तो ये सर क्रीक में। उसके बाद लद्दाख। लद्दाख का ये जो पॉइंट है, लद्दाख का ये जो पॉइंट है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। तो बच्चों, ये भारत का मुख्य भूमि आपके सामने दिख रहा है, और इस मुख्य भूमि का जो आकार मैंने बोला क्वाड्रिलेटरल शेप, और इसके चार जो एक्सट्रीम पॉइंट है, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये सारे पॉइंट्स के एक्सट्रीम जो बिंदु हैं, जैसे शिबिथु हो गया या इंद्रकोल हो गया, गौर माता या कन्याकुमारी, तो आप बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर ने एक नाम तो बताया ही नहीं, इंदिरा पॉइंट, जो सबसे ज्यादा पेपरों में पूछता है। तो इंदिरा पॉइंट बच्चों आप याद रखना कि हमारी मुख्य भूमि में नहीं। इंदिरा पॉइंट हमारे पास एक आइलैंड अंडमान निकोबार के नाम से है वहां पर। तो ये है अंडमान, और इसके और नीचे आएंगे तो ये है निकोबार। तो ये देखिएगा, ये अंडमान और यहां पर है निकोबार। और इस निकोबार में जो बिल्कुल यहां लास्ट में आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार। तो ये जो ग्रेट निकोबार है बच्चों, यहां पर इसी ग्रेट निकोबार का सबसे लास्ट पॉइंट, ये जो सबसे लास्ट पॉइंट है, ये इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी में क्या अंतर है, आप ध्यान से समझना। कन्याकुमारी हमारे भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, लेकिन हमारा भारत सिर्फ मुख्य भूमि तक तो है नहीं, हमारे पास 1382 आइलैंड भी हैं, उनमें अंडमान निकोबार है, अरब सागर में लक्षद्वीप है। इन सबको मिलाकर हम भारत के, और उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ये इंदिरा पॉइंट वाला जगह है, यानी ग्रेट निकोबार पर, उसका लोकेशन कन्याकुमारी से भी अक्षांश के रूप में और नीचे है। यानी कि ये 6 डिग्री के आसपास आता है और ये 8 डिग्री के आसपास आता है।
तो 2 डिग्री का कम से कम अंतर यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। और अक्षांश रेखाओं के बीच 1 डिग्री का अंतर 111 किलोमीटर को दिखाता है। तो 2 डिग्री का अंतर यानी कि लगभग 222 किलोमीटर। तो कन्याकुमारी से 222 किलोमीटर के आसपास और दक्षिण की तरफ है हमारा इंदिरा पॉइंट। तो याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट हमारा कहां पर है, वो है हमारा ग्रेट निकोबार पर। और इस इंदिरा पॉइंट का जो पुराना नाम था, इसको कहा जाता था पिगमेलियन पॉइंट। ये भी नाम याद रखिएगा, पिगमेलियन बिंदु। पिगमेलियन बिंदु किसका पुराना नाम है, इंदिरा पॉइंट का। एसएससी ने अभी क्वेश्चन डाला। अब उसके बाद अगर हम यहीं पे अक्षांशीय विस्तार की भी बात अगर बच्चों कर ले, तो आप पहले ये समझ लीजिए यहाँ पर कि भारत के, मैंने बोला कि भारत से जो भी अक्षांश रेखा यानी जो बड़ी रेखा है जो भी गुजरेगी वो सारी की सारी उत्तरी होंगी। तो एक तो यहां से अक्षांश रेखा गुजरेगी और ये जो अक्षांश रेखा होगी बच्चों ये उत्तरी होगी। तो हम यहाँ पे उत्तरी अक्षांश लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी जो अक्षांश रेखा गुजरेगी ये भी कैसी होगी, ये भी उत्तरी होगी। तो ये भी उत्तरी अक्षांश। ज्यादा कोर्स उसके बाद भारत के यहाँ पर देखिए जो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है, यहाँ जो पश्चिमी है और ये जो पूर्वी बिंदु है, यहां से जो रेखा गुजरेगी ये देशांतर होगी और ये देशांतर रेखाएं बिल्कुल पूर्वी होगी। तो ये भी पूर्वी देशांतर। मैंने बोला कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसका मतलब यहाँ से सारी की सारी जो देशांतर होगी ये भी पूर्वी होगी। तो ये भी पूर्वी देशांतर। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसका मतलब है जितनी अक्षांश जाएंगी सारी उत्तरी अक्षांश। अब इनके मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण क्या होंगे, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। उसके लिए एक मोबाइल नंबर आपको बच्चों याद रखना है। ये मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, 376 687 84 97 25। ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है ये नंबर आपको भी याद रखना है और इसी नंबर से यहाँ पर आपका पूरा काम बन जाएगा। तो आप देखिएगा 376 तो बच्चों आपके सामने ये मोबाइल नंबर दिखा हुआ है 376 687 84 97 25। अब इस मोबाइल नंबर को आपको क्या करना है, जैसे डिजिट में मैंने लिखा है वैसे एंटी क्लॉक में घुमाकर यानी घड़ी के विपरीत में घुमाकर आपको उत्तर से वहां पूरब तक फीड कर देना है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 376, यहाँ पे लिख दिया 687, यहाँ पे लिख दिया 84 और यहाँ पे लिख दिया 97 25। ये हमारे भारत के सारे जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसी का जो है कि ये मैग्नीट्यूड दिख रहा है। जैसे अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डिग्री और मिनट लगा देना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट, हमारा हो जाएगा ये उत्तरी अक्षांश। तो अगर पेपर में आपसे डीएसएसबी एसएससी आपसे पूछेगी कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो हमारे सबसे उत्तरी बिंदु का जो अक्षांशीय विस्तार होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर सबसे दक्षिण की तरफ हम आ जाएंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला। अगर हम इसका देशांतरी विस्तार पेपर में आपसे पूछे तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर देखना है, फिर से हम यहाँ पे डिग्री और मिनट लगाएंगे 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पर 97 डिग्री 25। तो इसका ये जो है कि बिल्कुल ये पश्चिमी बिंदु और ये जो है कि इसका बिल्कुल पूर्वी बिंदु। तो इस तरीके से ये हमारे भारत का बिल्कुल देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार है। ये जो स्क्रीन पे आपके फोटो दिख रहा है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी स्क्रीनशॉट से आपके कम से कम 10-12 क्वेश्चन पेपर में टकराएंगे। सारी चीजें इस स्क्रीन पे आपको मैंने मेंशन कर दिया है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त थी, आप बिल्कुल इसको अच्छे से देखिएगा, इस पर आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। बाकी की जो बातें होंगी इंडियन ज्योग्राफी की वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।